मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज का टॉपिक है राज्य में मंत्रिपरिषद। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और उसके साथ साथ संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। केंद्र के साथ साथ जो प्रांत हैं, इकाइयां हैं या राज्य हैं, उनमें भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य की वास्तविक शक्ति या हम कहें कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है, उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो इस तरह से राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है और उसे सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद की रचना हम अगर देखें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के गठन का पहला चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। इस संबंध में ये परंपरा है कि विधानसभा में जिसे बहुमत दल है, उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और उन्हीं के द्वारा मंत्रियों का चयन होता है। तो मंत्रियों का चयन कैसे होता है? मुख्यमंत्री करते हैं। मंत्रियों के नाम और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देते हैं। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 में ये व्यवस्था की गई कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगर कम जनसंख्या वाले राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, तो उनमें भी व्यवस्था की गई। उनमें कहा गया कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। जब मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं तो उस समय कुछ व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला है कि राज्य में जितने भी वर्ग हैं, क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। निश्चित रूप से इससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में काम करती है। अगला आता है कि जो लोग इसमें लिए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के विश्वास प्राप्त होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। दल में उनका स्थान प्रभावशाली होता है, महत्वपूर्ण होता है। मंत्रिपरिषद में ऐसे लोगों को लिया जाता है जो नेतृत्व को माने, यानी मुख्यमंत्री के नेतृत्व को माने, जिससे शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके साथ साथ ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया जाता है जो कानून निर्माण और प्रशासन के जो उत्तरदायित्व हैं उनको पूरा कर सके। विधानमंडल में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर दे सके। उनमें प्रशासनिक योग्यता हो, यानी योग्यता होनी चाहिए उनमें, कानूनों की समझ होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि राजनीतिक तौर पर चुन कर के आते हैं, इसलिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र भी होने चाहिए और दल में प्रभावशाली भी होने चाहिए। तो ये इनकी एक तरह से व्यावहारिक स्थिति है कि मंत्रियों का चयन इस आधार पर किया जाता है। मंत्री की योग्यता क्या होगी? कोई भी मंत्री विधानमंडल में चुनने की योग्यता रखता हो। इसका अर्थ है कि विधानमंडल का सदस्य हो, और अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्रियों का कार्य विभाजन। मंत्रियों के कार्य का विभाजन मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। मंत्री
सामान्य तौर पर एक ही विभाग के प्रमुख होते हैं, लेकिन कई बार एक से ज़्यादा विभाग भी उन्हें दिए जाते हैं। किसी भी विभाग में मंत्रियों के कार्यों में सहयोग करने के लिए सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और क्लैरिकल यानी मंत्रालय के विभाग के लोग यानी लिपिक आदि होते हैं, जो स्थायी पदाधिकारी होते हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। जब मंत्री शपथ लेते हैं तो राज्यपाल के सामने शपथ ली जाती है। शपथ दो बातों की लेते हैं, दो तरह की लेते हैं। पहला है पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी है गोपनीयता की, यानी पद और उससे जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं उसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। मंत्रियों की श्रेणी है। राज्य में मंत्री परिषद में 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है और यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। छोटा होता है ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट, एक छोटी इकाई है। मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी इकाई है जिसमें अन्य भी मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल एक तरह से जो मंत्री परिषद रूपी चक्र है उसके बीच में एक छोटा चक्र है। दूसरा प्रकार है राज्य मंत्री और तीसरा प्रकार है उपमंत्री। राज्य मंत्रियों में कुछ को स्वतंत्र रूप से किसी विभाग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और जो कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं। उपमंत्री जो है वो सहायक के रूप में काम करते हैं कैबिनेट मंत्रियों के। मंत्रियों के वेतन और भत्ते उस राज्य विशेष के विधानमंडल के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। इसलिए पूरे भारत संघ में अलग अलग राज्यों में मंत्रियों के वेतन और भत्ते अलग अलग हैं। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते मिलते हैं, निवास के लिए की सुविधा मिलती है और बहुत सी अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो इसलिए मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद भी 5 वर्ष से पूर्व भंग हो जाएगी और व्यक्तिगत तौर पर किसी भी मंत्री का जो कार्यकाल है वो मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में काम करती है। विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। जैसा कि कहा जाता है संसदीय व्यवस्था के बारे में कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ डूबते या तैरते हैं, तो वो इन राज्यों की मंत्रिपरिषद के बारे में भी बिल्कुल सही है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देता है या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर सभी मंत्रियों को समर्थन करना होता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से वो मंत्री विशेष या व्यक्ति विशेष उस निर्णय से सहमत नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी समर्थन करना पड़ेगा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध व्यक्तिगत दोष है या भ्रष्टाचार का आरोप है तो संबंधित मंत्री उत्तरदायी होता है, पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होती। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली ये बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मंत्रिमंडल। वही सबसे महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो सप्ताह में एक बार सामान्य तौर पर होती है और अगर कोई विशेष बात है तो मुख्यमंत्री एक बार से ज़्यादा भी सप्ताह में उसकी बैठक बुला सकते हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और अगर मुख्यमंत्री नहीं है उपलब्ध तो जो भी मंत्रिमंडल का वरिष्ठतम मंत्री है वो बैठक की कार्यवाही को पूरी कराते हैं। बैठक में कोई गणपूर्ति का सिद्धांत नहीं है, यानी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि इतने मंत्री उपस्थित होने पर ही मीटिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रिमंडल की जो कार्यवाही है वो 2 नियमों पर आधारित है। एक है सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा है गोपनीयता। जो भी निर्णय मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं वो एक मत होकर के लिए जाते हैं। अगर किसी भी मंत्री को
यानी मतभेद की स्थिति अगर आती है तो पारस्परिक विचार विमर्श किया जाता है और फिर एक निर्णय लिया जाता है। संयुक्त निर्णय से माना जाता है। अगर कोई मंत्री ऐसा मानता है कि वो उस निर्णय को स्वीकार नहीं करता तो वो त्यागपत्र भी दे देता है। मंत्रिमंडल का जो मंत्री है, प्रत्येक जो सदस्य है वो गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल की जो कार्यवाही है और जो निर्णय है उन्हें गुप्त रखा जाता है। यदि कोई मंत्री गोपनीयता को भंग करता है तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। और ख़ास करके वित्त विधेयक और बजट के संबंध में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पालन बहुत कड़ाई से किया जाता है। अब आते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य क्या है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य हालांकि जो दिया हुआ है वो सिर्फ राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना है, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। क्योंकि जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। तो ऐसी स्थिति में जो शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं उन सब शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में मंत्रिपरिषद करती है। शासन के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो सभी मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के माध्यम से किए जाते हैं। मुख्यमंत्री इन निर्णयों को राज्यपाल को सूचित कर देते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को परामर्श दे सकते हैं, लेकिन जो कार्यपालिका की शक्ति है वो मंत्रिपरिषद में ही निहित है। मुख्य रूप से हम देखें तो जो शक्तियां और कार्य हैं उसमें आता है सबसे पहला शासन की नीति निर्धारित करना। प्रत्येक विभाग, चाहे शिक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, जो नीतियां बनती है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाई जाती हैं, बल्कि उनको कार्य रूप में भी परिणित किया जाता है। जब राज्यपाल उच्च पदों पर नियुक्ति करते हैं, जैसे महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य और अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, तो एक तरह से हम कहें कि व्यवहार में ये सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर की जाती है और मंत्रिपरिषद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी परामर्श देती है। तीसरा आता है विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। मंत्री विधानसभा में या विधानमंडल में उपस्थित होकर के जो सदस्य हैं विधानमंडल के, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों या आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन ने जो नीतियां बनाई हैं उसका समर्थन करते हैं। चौथा आता है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। वो न केवल कानून का निर्माण करती है, यानी मंत्रिपरिषद कानून बनाती भी है और उसके क्षेत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। विधानमंडल की सहमति से कानून निर्माण होता है। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक किस क्रम में आएंगे ये निर्णय भी मंत्रिपरिषद करती है। प्रत्येक विधेयक सामान्य तौर पर शासन की तरफ से आते हैं और उसी के आधार पर मंत्रिपरिषद अपने बहुमत से उन्हें स्वीकार कराती है या स्वीकृत कराती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो मंत्रिपरिषद कानून निर्माण में मंत्री विधानमंडल का नेतृत्व करते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है बजट तैयार करना। वार्षिक बजट वित्त वर्ष शुरू होने के पहले वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बजट मंत्रिपरिषद द्वारा जो नीतियां निर्धारित होती हैं उसी के आधार पर तैयार होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात इस संबंध में है कि बजट को पारित कराने का दायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। यदि बजट पारित नहीं होता तो वो सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव माना जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत होता है वो बहुमत प्राप्त दल का सदस्य होता है, इसलिए विधानमंडल में बजट पारित आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो मंत्रिपरिषद जो है वो राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके माध्यम से संपूर्ण जो कार्यपालिका शक्ति है वो कार्य करती है।
अब देखते हैं मंत्रिपरिषद और विधान मंडल या विधानसभा के बीच क्या संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था के कारण मंत्रिपरिषद विधानमंडल में से ली जाती है। जो मंत्रिपरिषद है उसके हर एक सदस्य को किसी ना किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर पद ग्रहण करते समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर उसे सदस्य बनना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 164 में संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद उस समय तक अपने पद पर रहती है जब तक विधानसभा में उसे विश्वास मत प्राप्त है। विधानसभा कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। पहला है प्रश्न पूछकर। जब विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन चल रहे होते हैं तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों से उनके विभागों से संबंधित प्रशासनिक बातों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रशासन से संबंधित जानकारी ली जा सकती है और प्रशासन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। दूसरा है काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव जो है ये विधानमंडल प्रशासन पर नियंत्रण लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम में लाता है। अगर प्रशासन के क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घट जाती है तो विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि वो सदन में इस आशय का प्रस्ताव रख सकता है कि पहले से चले आ रहे सभी विषयों पर विचार स्थगित कर इस गंभीर घटना पर विचार किया जाए। तीसरा आता है विधेयक या नीति की अस्वीकृति। मंत्रिमंडल के सदस्य ने अगर कोई विधेयक या नीति प्रस्तावित की है तो विधानमंडल का अधिकार है कि वो उसे अस्वीकृत कर दे। ये अस्वीकृति विधानसभा की तरफ से होती है और अगर ऐसा हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अगला है बजट पर कटौती। मंत्रिमंडल ने जो आय व्यय का बजट प्रस्तुत किया है उस पर स्वीकृति देती है और उसकी स्वीकृति के बिना बजट कार्य नहीं कर सकता या बजट स्वीकृत नहीं होता। अगर विधानसभा बजट में कटौती कर लेती है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार एक तरह से खतरे में आ जाती है। विधानमंडल मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच कर सकती है। प्रशासनिक जांच समिति स्थापित की जा सकती है। लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है सरकार के हिसाब किताब की जांच के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसके बाद कि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती है। तो ये सैद्धांतिक दृष्टि से विधानमंडल के पास में शक्तियां हैं जिससे वो मंत्रिपरिषद पर, मंत्रिमंडल पर, उसके कार्यों पर नियंत्रण रखती है। लेकिन व्यवहार में स्थिति थोड़ी सी अलग है। व्यवहार में मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा पर कुछ मायनों में नियंत्रण रखा जा सकता है। इसमें सबसे पहली बात आती है दलीय अनुशासन। क्योंकि मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है इसलिए विधानसभा पर उसका नियंत्रण रहता है और जो सदस्य हैं विधानसभा के वो मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं। दूसरी बात आती है कानून निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिमंडल द्वारा नेतृत्व किया जाता है इसलिए विधानमंडल सहमति देती है। वित्त के क्षेत्र में वित्त मंत्री जिस रूप में बजट को प्रस्तुत करते हैं उसी रूप में विधानसभा उसे स्वीकार करती है। क्यों? क्योंकि बजट में कटौती का अर्थ है सरकार का पतन और बहुमत प्राप्त दल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी सरकार गिर जाए। इसके साथ साथ विधानसभा पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण इस आधार पर भी है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति भी विधानसभा भंग करने की एक तरह से सलाह भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है मुख्यमंत्री के पास। इसलिए भी विधानमंडल के विरुद्ध या हम कहें कि विधानमंडल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही बहुत आसानी से नहीं करते। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वास्तव में राज्य मंत्रिपरिषद और विधानसभा में जो संबंध है वो इस बात पर निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या मिला जुला है, यानी सरकार मिली जुली है या एक दल की है, और उस दल की स्थिति विधानसभा में कैसी है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल की स्थिति मजबूत होती है
और कुछ हद तक हम ये कहें कि जनवरी 1985 में दल बदल निषेध कानून जो 52वां संवैधानिक संशोधन था भारतीय संविधान में, वो जब से लागू हुआ तब से विधानसभा पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण कुछ स्थिति में, कुछ मायनों में निश्चित रूप से बढ़ गया है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है, कार्यपालिका का वास्तविक अंग है, वास्तविक भाग है और एक राज्य में संपूर्ण नीति और प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। आज के लिए इतना ही।